अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हॉट इशू है, आजकल ट्रेंडिंग है। अगर आप यूट्यूब पे सुने, सोशल मीडिया पे सुने, तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के हवाले से बात हो रही होती है, मोटापे के हवाले से बात हो रही होती है। और ये एक ऐसे मोटापे की बात करने जा रही हूँ जिसका ताल्लुक बहुत ही खामोशी के साथ हमारे एक हार्मोन के साथ है, और एक ये हार्मोन है जो हमें खामोशी के साथ ओबेसिटी की तरफ लिए जा रहा होता है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी कहीं इधर-उधर नहीं जाइएगा और कंसंट्रेशन के साथ प्रोग्राम देखें। बहुत ही मुफ़ीद आपको टिप्स भी मिलेंगी और इसका क्यूरेटिव जो है इलाज भी मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में डॉक्टर सहर तस्कीन, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और माहिर ग़िज़ाइयत हैं। जी डॉक्टर सहर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कॉर्टिज़ोल, जिसके हवाले से अभी मैंने बात की कि एक स्ट्रेस हार्मोन है और डेफ़िनेटली इसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है, तो कॉर्टिज़ोल असल में है क्या और क्या ये एक नॉर्मल हार्मोन है? हुँ। देखिए बेसिकली कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो गुर्दों के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पाया जाता है, वहाँ से रिलीज़ होता है बेसिकली। और ये जिस्म के ओवरऑल हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, इसका जो मेन काम है। जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कंट्रोल करना, जैसे शुगर की खून में सतह का तेज़ी से बढ़ जाना खुदा न खास्ता, उसको कंट्रोल करना, मोटापे को कंट्रोल करना, इसके बेशुमार इसके फंक्शंस हैं कॉर्टिसोल के। ठीक हो गया। और कहा जी। जाता है कि हमारी जो अवाम है ये 30 टू 40% जो है स्ट्रेस का शिकार होती है। तो जहाँ स्ट्रेस है वहाँ पर ओबेसिटी है, क्या आप इससे एग्री करती हैं? देखिए, बिल्कुल साइंस ने ये प्रूव किया ये ऐसा ही है। देखिए, जब हम किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं तो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो स्ट्रेस वाली कंडीशन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स समझ रहा है, एक हंगामी हालत समझता है। उस सिनेरियो में हमारी शुगर भी ज़्यादा रहने लग जाती है और हमारे दिमाग के वो हिस्से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब कोर्टिसोल तेज़ी से रिलीज़ हो रहा हो कि क्रेविंग्स होती हैं। दिमाग के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा दिल करता है मीठे खाने का, तो ऑटोमैटिक हमें मोटापे की तरफ लेके जा रहा है। बहुत सही। गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल सही आपने कहा। और क्रोनिक अगर स्ट्रेस हो जाए तो फिर वही बात के फैट जो है वो स्टोरेज होना शुरू होता है बॉडी में, और फिर फैट स्टोरेज ही जो है वो नाज़रीन ओबेसिटी के बायस बनता है। इसके साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर सहर ने अभी बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है, ये डायबिटिक इश्यूज भी होने लगते हैं, लेकिन ये वहाँ होता है जहाँ क्रोनिसिटी आ चुकी होती है, बहुत देर से स्ट्रेस का प्रॉब्लम चला आ रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि कॉर्टिज़ोल और मोटापे का कैसे जुड़ा हुआ है ये ताल्लुक, और क्या वाक़ई जो कॉर्टिज़ोल है वो मोटापे का बायस बनता है, इसकी वज़ह से वाक़ई हो जाता है? ये चीज़ बताइएगा। जी, बिल्कुल बहुत गहरा मतलब क्वेश्चन है, बहुत गहरा ताल्लुक है कॉर्टिसोल का आप मोटापे के साथ। बेसिकली कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी कोई भी इंसान स्ट्रेस कंडीशन में होता है, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ होता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। तो ये कहा जाता है कि जितनी तेज़ी से रिलीज़ होगा, उतनी ही तेज़ी से शुगर लेवल इंसान में घटता है, उतनी ही तेज़ी से दिमाग के ऐसे हिस्से हैं, खुलियात हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग पैदा करते हैं। तो इंसान का दिल करता है मैं मीठी चीज़ें खाऊँ, चिकनाई वाली चीज़ें खाऊँ अमूमन, तो वो ऑटोमैटिक इंसान को मोटापे की तरफ लेके जा रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर सहर ने बताया कि इसका ताल्लुक बिल्कुल है कॉर्टिज़ोल का मोटापे के साथ। बहुत से लोग केयरलेस होते हैं, वो सोचते हैं कॉर्टिज़ोल का पता ही नहीं होता कि वो हाई हुआ है या नहीं हुआ इस हवाले से। लेकिन चूँकि ये एक मैकेनिज़्म है कि इसके साथ एपेटाइट जो है वो बढ़ती है, भूख जो है लगती है और शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं। मीठा खाने को दिल चाहता है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आपको बताती चलूँ, क्योंकि हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और यहाँ होम्योपैथिक के रोल के हवाले से आपको बताऊँ कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है स्ट्रेस को डाउन करने के सिलसिले में और कॉर्टिज़ोल को लो करने के सिलसिले में। यहाँ जैसे हमने बात किया शुगर क्रेविंग के हवाले से, तो शुगर क्रेविंग्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के सिलसिले में हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। उनमें से एक का ज़िक्र मैं करना ज़रूरी समझूँगी, जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। शुगर क्रेविंग्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत मीठा खाने को दिल चाहता है और यही मीठा खाना पेशेंट के पेट को ख़राब करने का बायस बनता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही जो क्रेविंग्स हैं, जहाँ हम होम्योपैथी से इलाज करते हैं वहाँ हम ना सिर्फ क्रेविंग्स को ठीक करते हैं,
स्ट्रेस हार्मोन्स को जो है वो अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को और हिस्ट्री को देखते हुए जब पेशेंट को देखते हैं तो उसकी ओबेसिटी जो है वो कवर कर जाती है, ऑल्दो वो की कॉर्टिसोल की वजह से हो या किसी और वजह से। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि मसल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनमें, और फैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं इसका जो प्रोग्राम का है वो चाहूँगी कि डॉक्टर सहर आप इस पे रोशनी डालिए कि पता कैसे चले कि कॉर्टिसोल ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी तो हो रही होती है लेकिन ये कॉर्टिसोल की वजह से हो रही है, और स्पेशली उसमें कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनसे पता चलता है कि ये कॉर्टिसोल की वजह से ही है। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली कॉर्टिसोल ओबेसिटी तब हम कहेंगे कि हो चुकी है कि जब इंसान का जो फैट है, वो ज़्यादा बेली के राउंड अबाउट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, विसरल फैट। क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में फिर वही फैट जो ज़्यादा स्टोर हुआ है, वही इस्तेमाल करना होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ज़्यादा फैट जो है वो बेली के अराउंड जो जमा कर रहा है और मून फेस हो जाता है अमूमन। ये 2 बहुत बड़ी निशानी। इसके अलावा भी मज़ीद निशानियाँ देखी गई हैं कि बहुत नीले नीले तरह के जो निशान है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसम पे। तो ये बहुत बड़ी सिम्पटम्स है जो सही, ठीक हो गया नाज़रीन। जैसा कि अभी हमें डॉक्टर सहर ने बताया कि मून फेस हो जाता है, पेट निकल आता है बाहर, और साथ ही साथ नींद की खराबी बहुत ज़्यादा होने लगती है पेशेंट में। तो याद रखिए कि हमारे इस सोशल सर्कमस्टांसेस में नींद जो है वो सभी की डिस्टर्ब होती है। कोई भी प्रॉपर नींद नहीं ले पाता, नींद की डिस्टर्बेंसेस हैं, और जहाँ पर उसके साथ स्ट्रेस शामिल हो जाता है तो ओबेसिटी कॉर्टिसोल के साथ मुंसलिक हो जाती है, और कॉर्टिसोल ओबेसिटी देखने में आती है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही साथ एंग्जाइटी भी होती है, और पाकिस्तान में रुझान है इस चीज़ का कि स्ट्रेसफुल जो है ना वो लाइफस्टाइल चल रहा है। उसके साथ ही साथ नींद की डिस्टर्बेंसेस भी हैं, और फिर फास्ट फूड का जो कल्चर है, ये तमाम चीज़ें मिल के कॉर्टिसोल ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं। जी, एग्री करती हैं डॉक्टर सहर? जी, जी। सही। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो क्यों ना हम डाइट के हवाले से भी साथ ही साथ बात करें, फिर प्रोग्राम के डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो कॉर्टिसोल अगर किसी का हाई हो गया है तो वहाँ पर कौन सी डाइट है जो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी और उसको लेवल पे ले आएगी? हुँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। कॉर्टिसोल खुदा ना ख़ास्ता अगर कॉर्टिसोल ओबेसिटी हुई है, तो इसमें हमने स्पेशली ऐसी खुराक लेनी है जिसमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स शामिल हों। सबसे बढ़ के जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 हों, जैसे फिश वग़ैरह है, ठीक है? उसके अलावा जो है वो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक फूड है, जो अमूमन जैसे कहा जाता है कि योगर्ट के अंदर ऐसी ख़ुसूसियत है जो बेली फैट को कम करती है। अमूमन बेली फैट जो मोटापे के दौरान स्पेशली इनबॉडी से कहा जा सकता है सप्रेस करती है। तो इस टाइप की जो खुराक है जो स्पेशली ओमेगा 3 ओमेगा 6 हो और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, वो खुराक लाजमी ऐड करें। उससे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है मोटापे पे। जी, जी, बिल्कुल बेहतरीन बात आपने बताई। और इसके साथ ही साथ एडिशनली जो है मैग्नीशियम रिच फूड्स, और साथ ही साथ जो है इसमें पालक का इस्तेमाल जब करते हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो अपने लेवल पे आना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ओबेसिटी कंट्रोल करने के सिलसिले में मददगार हो जाती हैं ये चीज़ें। नाज़रीन एक और जैसा जी, जी। ख्याल है कि एक और खास बात का ख्याल रखना है खुराक के मामले में कि कैफीन जो है ना वो थोड़े से टाइम के लिए बहुत तेजी से बढ़ा देता है कॉर्टिसोल लेवल। हुँ, हुँ। कैफीन रिच फूड जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक हो गया। इसका मतलब कि जिनको स्ट्रेस है वो चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा दूर रहें। हाँ जी, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सहर, ये तो चीज़ है कि अगर बढ़ जाता है और इस तरह, लेकिन मैं चाहूँगी इससे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताती चलें कि ख़वातीन और मर्द क्या ये दोनों में ही एक ही बराबर होता है कॉर्टिसोल ओबेसिटी, या कि किसी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? जी, जी। देखिए बेसिकली जो मुआशरे में ज़्यादा केसेज़ देखे गए हैं, हमारे पास भी आ रहे होते हैं, तो वो अमूमन दोनों की रेशियो है। लेकिन मेल्स की निस्बत फीमेल्स में मैं ज़्यादा कहूँगी क्योंकि पीसीओएस की कंडीशन आ जाती है अमूमन, और अमूमन मेनोपॉज़ की कंडीशन आ जाती है। हार्मोन्स अमूमन जो है फीमेल्स में कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो फ्लक्चुएट्स करते हैं आपस में। दैट्स व्हाई फीमेल में ज़्यादा रिस्क है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मर्दों में नहीं हो सकती। नहीं, दोनों में रेशियो होती है कॉर्टिसोल ओबेसिटी की। ठीक हो गया। और लेकिन मोस्टली जैसा कि आपने बताया कि रेशो थोड़ी-सी जो ज़्यादा है वो फीमेल्स में है ड्यू टू पीसीओएस, और पीसीओएस का मसला तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में आजकल देखने में हाँ, आता है। क्या वो यंग हैं या एज है, ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रही हैं ऑलमोस्ट।
और उसके साथ ही साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आती है उसके साथ वो प्रेगनेंसी के दौर में भी होती है, वो मेनोपॉज के टाइम में भी हो सकती है, वो किसी टाइम में भी हो सकता है। जब स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इस तरह से बिल्कुल। खवातीन स्ट्रेस का चूंकि ज़्यादा जल्दी शिकार होती हैं और ज़्यादा देर रहती हैं और कुछ हाँ इस जी। किस्म के सर्कमस्टांसेस में होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं चाहूँगी कि एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट सा होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी, कि क्या इसका डाइटिंग से भी कोई ताल्लुक है या इसका कोई रोल है इस सिलसिले में कॉर्टिसोल के हवाले तो से? बहुत बहुत अच्छी बात की ये क्वेश्चन फेवरेट समझ लें। बेसिकली जो लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, आई मीन टू से बहुत कम टाइम में बिल्कुल कैलोरिक रिस्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं, कैलोरीज बहुत बहुत कम कर देते हैं, आई मीन टू से आम रूटीन में कहा जाता है क्रैश डाइट। तो अमूमन क्या होता है कि कोर्टिसोल लेवल ज्यादा रिलीज होता है और मेटाबॉलिज्म को बहुत ही स्लो डाउन कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो डाउन कर देगा तो वजन भी बहुत तेजी से कम नहीं होगा, बहुत स्लो। जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिक जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया तो वहां पे वेट लॉस करना ना होने के बराबर है। दैट्स व्हाई कभी भी जो है वो क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ उसके। बिल्कुल सही बात है। और आप अगर देखें कि जो लोग स्ट्रिक्ट किस्म की इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं तो बिल्कुल उनका चेहरा बेरौनक सा हो जाता है और बिल्कुल। लैक्सेशन आ जाती है उनके मसल्स में, बिल्कुल ढीले ढाले से मसल्स हो जाते हैं और ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। और नाज़रीन आपको बताती चलूँ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पर स्ट्रेस की वजह से इमोशंस आपके सुप्रेस होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से मोटापा होने लगता है। तो यहाँ हमारी बहुत सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए सम टाइम होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वहाँ हमारी कलकेरिया का बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर आपके इमोशंस जैसे मैंने बात की कि सुप्रेस हो गए हैं और उसकी वजह से अंदर ही अंदर गम और दुख बढ़ता जा रहा है, तो नेट्रोम्योर हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो किसी ट्रॉमा, किसी सदमे, किसी परेशानी, किसी स्ट्रेस की वजह से होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को कवर करती है। इसके साथ इग्नेशिया का जिक्र ना किया जाए तो ये एक ज़्यादती होगी। इग्नेशिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो दुख, परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होने वाली तमाम परेशानियों को ठीक करती है। मेडिसिन बहुत सारी हैं और यहाँ मैं कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन खुद से नहीं करें तो अच्छी बात है, आप कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरा करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। प्रोग्राम को आगे बिल्कुल। लेके चलते हैं तो अच्छा, नुकसानात हर चीज़ के होते हैं। अभी कॉर्टिज़ोल के हवाले से जैसे हमने बात की, मोटापा तो एक बहुत बड़ा नुकसान है और आप देखें कि एशियन कंट्रीज़ में ये बेली फैट जो है वो सभी का मसला है। तो यहाँ बिल्कुल। कॉर्टिज़ोल बढ़ने के नुकसानात के हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ी रोशनी डालिए कि ये क्या-क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए, मोटापा तो खुद एक जो है वो हर बीमारी की जड़ है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल ओबेसिटी हो रही है तो उसमें भी ऑटोमेटिक हो क्या रहा है कि इंसान का जो इंसुलिन लेवल है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आई मीन टू से शुगर लेवल बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रही है। तो इंसुलिन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट के केसेज़ आप बहुत सारे देखेंगे। मुआशरे में जो लोग कॉर्टिसोल ओबेसिटी का शिकार है, आई मीन टू से बेली फैट है, वो लोग हमसे आके कहते हैं कि मुझे जो है वो कहीं पे कोई फैट नहीं है, मुझे सिर्फ जस्ट बेली फैट कम करना है। ठीक है, तो मोटापा है तो जस्ट बेली फैट कम करना। तो ऐसे लोग अमूमन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट का शिकार होते हैं और खुदा ना खास्ता ऑटोमेटिक टाइप 2 डायबिटीज में जा रहे होते हैं। हार्मोन्स भी चेंज, बाकी हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं। स्ट्रेस हार्मोन जाहिर सी बात है ज्यादा रिलीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो पीसीओएस की तरफ जा रही होती हैं। तो मतलब बड़ा गहरा ताल्लुक है। हड्डियां जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही होती हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी खुदा न खास्ता बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन का काम है कंट्रोल में रखना, लेवल में रखना। लेकिन जो है जब वही लेवल ही खराब है तो वो बाकी लेवल्स को कैसे कंट्रोल में रखेगा। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है ऐसी बीमारियां, स्पेशली आप कह रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जितने भी हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस जितनी भी हैं। सही, बिल्कुल सही। जैसा कि शॉर्ट टर्म जो इसके रिजल्ट सामने आते हैं और कह लीजिए कि नुकसानात जो सामने आते हैं उनमें वेट गेन हो जाता है, फटीग रहने लगती है, यानी थकावट और इरिटेबिलिटी आ जाती है इंसान के मूड में, चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। जी जी, आप करें बात। जी, मैंने कहा बिल्कुल ऑटोमेटिक जो है इंसान का दिल ही नहीं करता। इंसान अपने आप को वैसे कहता है मैं ठीक-ठाक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद थकावट का शिकार रहता है, ना चाहते हुए। तमाम दिन थका-थका सा इस किस्म की फीलिंग्स होने लगती है और मेंटली अगर इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ओवरथिंकिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये साथ-साथ चलती है। और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, हमारी मेडिसिन एवनास्टाइवा बहुत अच्छा काम करती है।
तमाम नर्व्स के ऊपर बहुत अच्छा इसका काम है। हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है और पैसिफ्लोरा हमारे तमाम नर्व्स को जो है सूदिंग इफेक्ट देती है, लेकिन कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरा करके। लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ जो है वो सामने आ जाती है, हाई बीपी के केसेस होते हैं, हार्ट डिजीज़ के भी डॉक्टर साहब होने लगते हैं और पीसीएस के प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगते हैं। क्या पीसीएस भी वाकई इसके साथ ही इसका भी यानी रिस्क होना शुरू हो जाता है? जी, देखिए बेसिकली होता क्या है कि हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरोन के अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, फीमेल में वो ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। कॉर्टिसोल तो ऑटोमेटिक फीमेल जब स्ट्रेस में जा रही है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है वो पीसीओएस की तरफ खुदा ना खास्ता और उसके बाद इनफर्टिलिटी की तरफ इवन के बेशुमार ऐसी खवातीन देखी गई हैं जो पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से ही इनफर्टिलिटी का शिकार हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कशिंग सिंड्रोम जो होता है वो भी कोर्टिसोल का ही कोई केस है या कि डिफरेंट है कुछ? अच्छा देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। कशिंग सिंड्रोम देखिए बीमारी एक बीमारी है, सिंड्रोम में बेशुमार कॉम्प्लिकेशन अटैच हो रही हैं, देन वो सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो जब बहुत तवील अरसे तक कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं मेंटेन होता, आप मेडिटेशन नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, जब बहुत तवील अरसे तक कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज रहेगा तो ऑटोमेटिक आप कशिंग सिंड्रोम की तरफ जाएंगे। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, कशिंग सिंड्रोम में यानी क्या चीजें नजर आ रही होती हैं? इसमें भी बेसिकली हमारा बेली फैट मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन मून फेज, और जैसे मैंने पहले बताया कि नीले कलर के निशानात बहुत ज्यादा बॉडी पे। सही हो गया। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नीले कलर के जो है वो निशानात बॉडी पे पड़ जाते हैं, समटाइम जिसे आम अल्फाज में नील पड़ जाना कहते हैं, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे सिलसिले में कहीं ब्रूजेस आ जाएं, कहीं इस किस्म के कंट्यूजन्स हो जाएं, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इन्हें कंट्यूजन्स भी कहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा यानी असर करती है और इसको बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। अच्छा, कॉर्टिज़ोल हाई होने की वजूहात क्या हैं? जैसा कि हम स्ट्रेस की तो बात कर ही रहे हैं, मज़ीद इसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए आजकल की जनरेशन में जो सबसे बड़ी वजह देखी गई है नींद का पूरा ना होना। सही। बहुत लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करना और पता नहीं चलता टाइम जो है वो आप प्रोडक्टिव टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, आप जो है वो सिर्फ टाइम पास करने वाली बात है। नींद पूरी नहीं कर रहे, तो जब नींद ऑटोमेटिक कम से कम 7-9 घंटे की नहीं होगी तो कॉर्टिसोल लेवल हमारा हाई रहना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी चीज ये, जब हम लोग स्पेशली ज्यादा प्रोसेस्ड फूड लेंगे, ऑर्गेनिक फूड नहीं लेंगे, तो भी उसमें व्हाइट शुगर और व्हाइट साल्ट वो भी हमारे हार्मोन्स को तेजी से बढ़ाएगा, स्पेशली कॉर्टिसोल। तो बेशुमार ऐसी बात है। फिर स्पेशली वो लोग जो खुदा न खास्ता कोई मेडिकेशन दे रहे होते हैं किसी चीज के लिए, तो वो मेडिसिन अमूमन कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा। बिल्कुल सही आपने बताया। बिल्कुल इस किस्म की मेडिकेशंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस प्रैक्टिस में देखे कि वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट हैं उनके लिए पेन किलर के तौर पे जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, और कुछ ख़ास जो है सॉल्ट इस किस्म के हैं जो वेट गेन का बायस बनते हैं और पेशेंट जो है वो ओबीज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मेडिकेशन इस किस्म की होती हैं, इसीलिए कंसल्टेशन जो है वो ज़रूरी होती है। नाजरीन, हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है और हम मिलेंगे अब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती। हम बात करें कॉर्टिज़ोल ओबेसिटी के हवाले से। तो डॉक्टर सहर, आपसे बात हो रही थी और मैं चाहूँगी कि आप मज़ीद इस हवाले से थोड़ी बात करें। एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खाते कम हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये हो सकती है कि इसकी बड़ी वजह ये है कि जब कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जिस्म सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब सर्वाइवल मोड में चला जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म इस हद तक सुस्त हो जाता है कि जो भी आप खाते-पीते हैं, जिस्म उसको बेसिकली मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो हमें मिलती नहीं है, वो हमारा जिस्म ही चर्बी के तौर पर महफूज करना शुरू कर देता है। तो दैट्स व्हाई एक बड़ी रीजन है कि इंसान लोग ये कहते हैं मैं खाता पीता बहुत लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि बॉडी हमारी कॉर्टिसोल लेवल के ज्यादा होने की वजह से सर्वाइवल मोड पे चली गई है, तो मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया है। इसकी बड़ी है। अच्छा, अब ये सभी के साथ नहीं होता ना, किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ नहीं होता।
और ये कि फिर बड़ा अफ़सोस हो रहा होता है देखिए कि खाया भी नहीं ज़्यादा और फिर देखें कि मोटापा हो रहा है। और ये मैं चाहूँगी आप ये बताएँ कि ये चर्बी जाके पेट पे ही क्यों जमा होती है? देखिए बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि इंसान का जो कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, हमारे जो विज़ुअल फैट है वहाँ पे अमूमन बेली फैट की आपने बात की वहीं पे ही जमा होती है। वो सबसे ज़्यादा उसी एरिया से सबसे ज़्यादा जो है हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एनर्जी के साथ। लेकिन वही फैट स्टोर हो रहा है बजाय उस फैट से मेटाबॉलिज्म से हम एनर्जी मिले। बेसिकली मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारी फूड को कन्वर्ट कर एनर्जी में। लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो फैट स्टोर हो रहा है बजाय एनर्जी में इस्तेमाल होने के। ऑटोमेटिक इंसान की तरफ इन सब सही। ठीक हो गया कि आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इस तरह से जो है वो पेट पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, विज़रल फैट्स जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से इंसान का पेट निकला हुआ नज़र आता है और मोटापा जो है हो जाता है। अच्छा, नाज़रीन मैं बीइंग ए डॉक्टर एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ कॉर्टिसोल का बड़ा होना ही पेट निकलने की जो है वो वजह नहीं होती। सम टाइम जो बिल्कुल। है ऐसा होता है कि लिवर अफेक्ट होता है बुरी तरह से और फैटी लिवर के पेशेंट्स में भी पेट पे चर्बी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जब ऐसे मसले मसाइल हों तो जहाँ और टेस्ट करवाएंगे वहाँ एलएफटी करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ अब चूंकि ये बात टेस्ट की आ गई तो डॉक्टर सहर मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को आप बताइए कि कॉर्टिसोल लेवल को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो परफॉर्म करके हमें पता चल सकता है कि कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और ओबेसिटी इसी वजह से हो रही है। जी, बिल्कुल। देखिए बेसिकली जो टेस्ट अमूमन वो करवाए जाते हैं, वो सलाइवा के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। सलाइवा टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है। हम्म। तो ये एक बड़ी अलामात है, यहाँ से आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। फलाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। ब्लड टेस्ट आप करवा लेंगे, आप सलाइवा जैसे कंप्लीट सीबीसी तो करवाते हैं। हम्म। अमूमन सही। अच्छा, मेडिकल रिसर्च इस सिलसिले में क्या कहती है कि कॉर्टिसोल का जो शरह है जो या इसका जो है रिस्पांस कितना ज़्यादा है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च तो यही कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोटापे को कम नहीं करना, जिस वजह से मोटापा हो रहा है जैसे कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है ताकि वो हार्मोन वो लेवल तेजी से बढ़े ना और वो हमें डिफरेंट बीमारी की तरफ ना ले जाए। लेकिन लोग जो है वो कॉज पे काम नहीं कर रहे, लोग सिर्फ बीमारी पे काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसकी वजह पता चले जैसे कोर्टिसोल ओबेसिटी तो कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए जस्ट अच्छी खुराक का खाना काफी नहीं है, स्ट्रेस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है। तो आप हमेशा कॉज पे काम करें ताकि बीमारी ठीक। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही है और समटाइम ऐसा होता है कि पेट की ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा देखने में आती है और उसकी वजह से पेट बाहर निकला हुआ होता है और ओबीज फील होता है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती है पेशेंट की जो कैफियत है। पर्टिकुलरली अगर आप देखना चाहें कि ये वाकई लाइकोपोडियम का पेशेंट है, ये बात कर रही हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो प्रोग्राम को देखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको बताती चलूँ कि 4 से 8 बजे शाम का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सी कंडीशन इनकी होती है और पेट का जो हिस्सा है उसमें फ्लैचुलेंसी होती है, पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा मुतासर होता है और जहाँ ये तमाम प्रॉब्लम्स हों उसके साथ ही साथ ओबेसिटी हो तो ये मेडिसिन बहुत ही बेहतर तौर पे क्योर कर देती है मोटापे को भी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल के हवाले से तो इसको जैसा कि पहले भी आपसे बात की कि इसको कैसे नॉर्मल करेंगे और किस तरह की डाइट होनी चाहिए। मैं चाहूँगी आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर आप रोशनी डालिए, यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल डिफरेंट बातें कि जैसे स्क्रीन टाइम का आपने जिक्र किया वो एक अपनी जगह पे। एक चीज़ का मैं इजाफा करती चलूँ, धूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सुबह की धूप स्पेशली, आपने कहा कैफ़ीन भी जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन डाइट में कौन सी चीज़ें हम जो हैं वो शामिल करें तो बेहतरी और हो सकती है, वो बताइए हमें। फलों में बताइए, वेजिटेबल्स में बताइए, ये चीज़ ज़रा प्लीज़। जी, देखिए अगर फलों की हम बात करें तो इसमें हमने अमूमन जो हम क्लाइंट्स को दे देते हैं मील प्लान बना के, तो वाटर कंटेंट जैसे आज सीजन है खरबूजे भी हैं और उसके अलावा बेशुमार ऐसे फल हैं जिसमें पानी ज़्यादा जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है।
तो हमेशा आप फलों का इंतखाब कर रहे हैं तो ऐसे फलों का इंतखाब करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और वाटर कंटेंट ज्यादा है। सही। वाटर के अंदर खुद ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमूमन जो है ओवरऑल फैट को कम करने में, लॉस करने में हेल्प आउट हमें कर रहा होता है और बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव कर रहा होता है और हमारे जो लेवल्स को भी, हार्मोन्स लेवल्स को भी मेंटेन बना रहा होता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत कंपल्सरी है। ना तो खाली अकेली खुराक फायदा देती है, ना तो सिर्फ अकेली फिजिकल एक्टिविटी फायदा देती है। उसके अलावा स्लीप रूटीन का बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो जब हम पूरे लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, वाटर इनटेक का भी ख्याल रखें, खुराक भी वो खाएं जिसमें व्हाइट शुगर और व्हाइट साल्ट कम हो, ऐसी खुराक जिसमें गजाइत ज्यादा हो, जैसे कि फल सब्जियां हैं, कैलोरीज कम है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, तो यकीनन आप जो है मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और आप जो है वो बेली फैट्स भी बच जाएंगे और सबसे बढ़ के आपके हार्मोन्स अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे। जैसी फूड आप देंगे, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म होगा, आपके हार्मोन्स वैसा ही वर्क करेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब जैसा कि आपने बात की इसके हवाले से कि प्रोटीन के हवाले से आपने बताया कि हाई प्रोटीन डाइट जो होती है वो फ़ायदा देती है। हाई प्रोटीन डाइट में जो है हमारे पास जो चीप सोर्स है उसका एग है, अंडा, ठीक है। इसके साथ ही साथ चिकन है। और मज़ीद कौन सी प्रोटीन के हवाले से डाइट हो सकती है जो हमारे नाज़रीन ले सकते हैं? देखिए, अगर आप लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन है। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रोटीन बेसिकली जो दालें हैं, जो ड्राई फ्रूट्स है, इनमें ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर आप एक रोटी भी खा रहे हैं मल्टीग्रेन आटे की या होल ग्रेन आटे की, तो उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन वो कम मिकदार में। कोशिश करें, जैसे दाल का सूप है, दालें हैं, बीज जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ठीक है, तो बीज ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन के ऐसे सोर्स हैं जहाँ से आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलती है। और प्रोटीन का खुद काम है एनर्जी भी प्रोवाइड करना, हमारे शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल रखना और वेट मैनेजमेंट भी करना। सही हो गया। थोड़ा थोड़ा तो हम भी बता रहे हैं, ज्यादा आपसे पूछेंगे कि जैसा ये है कि मैग्नीशियम फूड के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि पालक, स्पिनच बहुत अच्छा काम करती है। आमंड्स जो हैं वो इसका अच्छा सोर्स हैं, यानी बादाम। मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नीशियम रिच हैं और वो फ़ायदा देती है, मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बेहतर हो? खजूर में मैग्नीशियम है, ठीक है। बेहतरीन। जी बिल्कुल, जितनी भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है मैग्नीशियम है, बनाना का सीजन है मैग्नीशियम है। तो हमारी ऐसी खुराक जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उनमें तमाम तरह की पाई है। आप किसी भी एक विटामिन मिनरल को टारगेट नहीं कर सकते, वो एक हर्बल रेमेडी है। आप हमेशा फुल लाइफस्टाइल करें, तब आपको ठीक हो गया। और जैसा कि आपने अभी बात की कि हाइड्रेशन के हवाले से, कि पानी के हवाले से बात की कि हाइड्रेट रखता है और फ्रेश भी होता है बिल्कुल इससे इंसान। और आपने कहा कि जो वेट है वो इससे कम होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना एक मिथ पाई जाती है, या कि ये वाकई फैक्ट है? मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसको भी अब क्लियर कर दें, अब बात हो ही रही है तो, कि बहुत सारे लोग जो हैं जब पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं तो ये भी ख्याल किया जाता है कि पानी की वजह से भी वज़न बढ़ता है, उसकी वजह से भी जो है बॉडी का वज़न जो है वो होता है। तो क्या ये बात ठीक है? अच्छा, देखिए, बेसिकली बहुत सारे लोगों का जब भी फैट लॉस करते हैं तो उनका वाटर वेट सबसे पहले कम होता है। ये नहीं है कि वो हर हाल में आपने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। देखिए, वाटर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। वाटर में तो मतलब वाटर रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं हवा भी लगती है, ठीक है। ये वही बात है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो अमूमन वो ज्यादा डाइजेशन होती है, ज्यादा खाते हैं तो फिर वजन बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, फिर खाना हो या पीना हो उसमें। और बहुत सारे लोग ना वो पूरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं हम पानी पी रहे हैं, वो चाहे कोई भी होममेड जूस ही बनाओ, जैसे केक ही बनाओ, जैसे बनाना है, डेट्स, तो वाटर है ना, फ्रिज है, तो आपने प्लेन वाटर जैसे डिटॉक्स वाटर है, जैसे है ना, शुगर ड्रिंक्स करना है वो वाटर, लेकिन वो ऑटोमेटिक आपका वजन बढ़ाए, उसमें व्हाइट शुगर भी, दैट्स व्हाई। पानी, सादा पानी। और सादा पानी के हवाले से मैं चाहूँगी कि ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि हमारे साथ जब माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। तो ये भी बता दीजिए कि जब सादा पानी बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, हज़म नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से जो है वो नौजिया की कंडीशन समटाइम पैदा हो जाती है, तो उसको डाइजेस्टेबल करने के लिए कौन सी चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं। अगर बहुत सारे लोगों को ये फील होता है तो देखिए, आप जो है वो कहवा बना सकते हैं, दालचीनी ऐड करें, आप कोई सीड्स ऐड कर फ्लैक्स सीड्स की तरह आप
है वो जस्ट नींबू निचोड़ के भी आप अगर सादा एग्जैक्टली तो वो भी बहुत परफेक्ट है, ठीक आपके जायके को बेहतर बनाएगा, टेस्ट बड्स पे काम करेगा। सही हो गया। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने गाइड किया और बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी तरफ तवज्जो नहीं होती और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस तरफ आपने हमारा तवज्जो करवाई। और नींद के हवाले से जैसा डॉक्टर साहबा ने कहा कि 7 से 8 घंटे तो नींद ज़रूरी होती है और स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ जाता है तो फिर नींद और बढ़ा दी जाए तो बेहतर होता है। और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है इस सिलसिले में। मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। और एक्सरसाइज के बारे में जो है वो कहा जाता है कि एक्सरसाइज और वॉकिंग जो है यानी चलना और एक्सरसाइज करना जो है वो कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करता है, ठीक करता है और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। तो क्या ऐसा ही है डॉक्टर सहर, क्या एक्सरसाइज का वाकई इसके साथ कोई ताल्लुक है? वैसे तो हम हर चीज़ में एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये देखें बेसिकली हम एक्सरसाइज कोई भी करें, वो वॉकिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, मतलब एक्सरसाइज जितनी भी कार्डियो एक्सरसाइज है, कैलोरीज बर्न होती हैं। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जिनका कैलोरी एक्सपेक्टेड जो है वो कम है, कैलोरी इनपुट ज्यादा है, आ रहे हैं लेकिन कैलोरी को बर्न नहीं कर रहे, उनको हम कहते हैं। अब एक इंसान है वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे बैली फैट ही बैठेगा, वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, टारगेटेड आउटकम्स पे काम करेगा तो ऑटोमेटिक फैट होना शुरू हो जाएगा। एक ओवरऑल रिसर्च करके देखा गया कि 20 से 30% फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, बाकी 70 to 80 आपकी सिर्फ डाइट पर होगा। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। और नाज़रीन, ये एक ऑथेंटिक बात है कि अगर बैठे रहने का काम ज़्यादा है आपका, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब बात करते हैं तो सेडेंट्री लाइफ कहते हैं, ऐसी लाइफ अगर हो जैसा कि ऑफिशियल वर्क में होता है, जैसा बैठे रहने का काम जिन भी लोगों का ज़्यादा होता है, चाहे वो हॉकर्स हों, वो बैठ के छाबड़ी पे जो बेच रहे होते हैं चीज़ें, कुछ इस किस्म का है, या जो भी बैठे रहने का ज़्यादा अगर काम है, आप ऑफिस वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, आपका जो भी काम है इस टाइप का कि जिसमें बैठे रहना पड़ता है, तो उसमें क्या है, चाहे वो किचन वर्क ही है और मुस्तकिल है, तो ये चीज़ जो है वो बेली फैट को ज़्यादा कर देती है। तो ये चीज़ से आपने थोड़ा सा गुरेज करना है। कोशिश करें कि जब आप मुस्तकिल बैठे हुए हैं तो उसमें उस कंटिन्यूटी को तोड़ के तो उठें और थोड़ा सा वॉक करें, देन फिर बैठ जाएं। आफ्टर 20 मिनट्स मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। अच्छा, ये तो हो रही है बात इस हवाले से। अच्छा, आपने एक जिक्र किया था कि मून फेस हो जाता है, तो ये मून फेस क्या है और कॉर्टिसोल क्या वाकई चेहरे की बनावट जो है वो बदल देता है? जी, देखिए बेसिकली हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी में हार्मोन्स का ही रोल है। जैसे हम कहते हैं ना एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो साइकिल स्टॉप हो रहा है, पीसीओएस की तरफ ऑटोमेटिकली मिल जा रही है। सेम ऐसे ही जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो अमूमन बालों के फेस पे बहुत ज्यादा बाल आ जाना, आवाज का डबल हो जाना, डबल चिन हो जाना, तो मून फेस मतलब मून की तरह शक्ल फेस का बनावट, फैट जो ज्यादा जमा हो रहा है, यानी बिल्कुल गोल हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अमूमन देखा गया, अमूमन हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल स्पेशली, उनमें अमूमन ये शिकायत देखी गई है। यानी ये इतना जालिम किस्म का हार्मोन है कि ये चेहरे की बनावट भी जो है वो बदल देता है। उनका नाम ही स्ट्रेस है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इस हवाले से हम ये बात करें कि नेचुरल क्या टिप्स हो सकती हैं। कि ये तो हो गया, हमने डाइट के हवाले से बात की, नेचुरली जो है कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि जो हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि धूप में भी जो है फ़ायदा है, तो वो कैसे है ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए बेसिकली जो है ऑटोमेटिक हमारे तमाम लेवल्स जितने भी हैं, जैसे विटामिन डी का स्टेटस है, अब ये भी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा, पेशेंट्स जो मोटापे का शिकार होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। तो ऑटोमेटिक फूड की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बाहर से इंसान को लग रहा है कि वो ज्यादा खा पी रहा है, परफेक्ट है, लेकिन अंदर से खाली है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक हमारे बेशुमार फंक्शंस को फ्लक्चुएट्स करती हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। जब फूड ही नहीं मिलेगी हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को, तो हाउ इज इट पॉसिबल वो काम कैसे करेंगे? हमारे सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी मिलियन ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बने हैं, ठीक है? तो जब आपने फ्रेश एयर नहीं ली, आप जो है बिल्कुल अंधेरे में बैठ गए, ठीक है? तो जब बहुत ज्यादा अंधेरा है, बहुत ज्यादा तन्हाई है, आप किसी से बात नहीं कर रहे, तन्हाई इख्तियार करें, तो ये ऑटोमेटिक हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है। ये बड़ी तो इंटरेस्टिंग बात आपने की। अभी ये जो आपने अंधेरे की बात की, मैं चाहूंगी इसके ऊपर मजीद जो है बात आप करें कि
अंधेरे का भी इसके साथ जो है ना वाकई एक ताल्लुक है कि कॉर्टिसोल का और अंधेरे का, तो इस हवाले से बताइएगा कि अंधेरा जो है वो किस हद तक जो है असरअंदाज होता है। देखिए बेसिकली जैसे सारी रात हम जाग रहे हैं, अब हमारे हार्मोन्स के जो काम है दिन को परफॉर्म करने वाले, अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें लगता है हमारे ब्रेन को गलत सिग्नल्स मिल रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो सुबह का टाइम है जब हम रात को जाग रहे हैं, और जब हम दिन में सो रहे हैं जब हार्मोन्स को गलत सिग्नल मिल रहे हैं, उनको लगता है ये रात का टाइम है, तो हार्मोन्स खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपना फंक्शन गलत परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन जैसे उन्हें सिग्नल्स दे रहा है, तो इसलिए हमें जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई कहा जाता है कि प्रॉपर एक नींद लें और दिन की रोशनी में जो आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको फायदा होगा हमेशा। बिल्कुल सही। वो जो सरेडियन हमारी जो क्लॉक अल्लाह ताला ने एक बनाई हुई है, जिसकी वजह से जो है वो सारा हमारा निज़ाम चल रहा होता है कि हम लोगों को पता चलता है कि रात को जो है वो सोना है, और हमारे हार्मोन्स जो है उस वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वर्क करने लगते हैं। तो जब वो रात का टाइम नहीं होता, हम लोग पूरी लाइट्स ऑन करके जो है वो अपने कामों में बिजी होते हैं, तो वो दिन का ही समा फील करते हैं उस टाइम। उस वक्त वो रात की तरह रिलैक्स नहीं होते, बल्कि वो एक्टिवेट रहते हैं। जब वो एक्टिवेट रहते हैं तो एपिटाइट जो है वो बढ़ती है, जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिज्म खराब होता है और एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, भूख लगनी शुरू होती है, शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं। तो नाज़रीन, जब शुगर क्रेविंग्स किसी को होती रहती हैं तो एट द एंड क्या होता है कि वो डायबिटिक होना शुरू होता है पेशेंट, उसका शुगर लेवल बढ़ना शुरू आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। और एक जो रूटीन चली आ रही है, अब आप डेली एक चीज़ शुरू कर दें कि आपको रात को भूख लगती है या आपको शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं, तो आप मीठा डेली खा रहे हैं और खाना शुरू हो जाते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ असरात तो होंगे। और जब ये असरात मुरतब होते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल जो है आपका बिल्कुल दरम-बरम हो जाता है, उसका जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। तो ये ओबेसिटी जो है कॉर्टिसोल वाली बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है, नुकसानदेह भी है, और खामोश किस्म की ओबेसिटी है जो पता ही नहीं चलता किस तरह से आ जाती है। अम, जी, मज़ीद इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर सहर? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा हमेशा कोई भी कंडीशन हो, एक्यूट लेवल पे है या क्रॉनिक लेवल पे, आप प्रॉपर पूरे लाइफस्टाइल पे काम करें और आप कॉज को सही आइडेंटिफाई करते हुए प्रिवेंशन पे काम करें, ताकि जो है वो बीमारी आपकी इस हद तक बढ़ ना जाए कि आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही मुफीद आपने जो है इंफॉर्मेशन दी। और नाज़रीन, डाइट, स्लीप, लाइफस्टाइल और नेचुरल जो टिप्स आपको दी, साथ ही साथ इन चीज़ों को लेके अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल ओबेसिटी क्या, हर तरह की ओबेसिटी से आप बच सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।